टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफाइन कुछ इस तरह है कि डिफाइन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि एक एरिया से पास हो, जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में। सिंबल, इट्स सिंबल इज ग्रीक लेटर फाई। फाई इसका सिंबल है और साथ फाई के सिंबल के साथ ई लिखा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो कर रहा है। फार्मूला, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं एंड ए इज आ एरिया। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। और हमने ये पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट में फार्मूले की मैग्नीट्यूड होती है ई ए कोस थीटा। अब हमारे पास जो यहाँ पर ई है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो ए है वो भी एक वेक्टर है। ये सिर्फ एरिया नहीं है बल्कि ये है वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया की कुछ यहाँ पे मैंने डिटेल लिखी है। ए के ऊपर वेक्टर का साइन, ये वेक्टर एरिया जो कि नॉर्मल टू एरिया होता है, जो कि परपेंडिकुलर होता है असल एरिया के। इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सरफेस एरिया। इसकी मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया की बिल्कुल बराबर होती है, बट इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के भी परपेंडिकुलर होती है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड वेक्टर एरिया। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर दोबारा जाते हैं। क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट इन एसआई, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास केस नंबर 1 आ जाता है, जिसमें पहली हेडिंग है सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दिस केस फ्लक्स वुड बी मैक्सिमम। अब ये देखिए यहाँ पे बात समझने की है, सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर। बहुत से लोग सोचते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में एंगल कितना होता है, 90 होता है। जब फार्मूले में पुट करेंगे तो कोस 90 का आंसर कोस 90 जीरो होता है, तो जवाब इसका जीरो आ जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो नॉर्मल एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा तो फिर वेक्टर एरिया बनेगा। और यहाँ पर फार्मूले में वेक्टर एरिया तो पढ़ते हैं इन दिस केस फ्लक्स वुड बी मैक्सिमम। फ्लक्स मैक्सिमम होगा, क्यों मैक्सिमम होगा इसको प्रूव भी कर लेते हैं। फाई इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर में मुराद वेक्टर एरिया, और वेक्टर एरिया बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर सरफेस को इस तरह, जिस तरह डायग्राम में शो किया गया है, इस तरह रखा जाए तो इसका सरफेस एरिया, वेक्टर एरिया बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा। जब वो परपेंडिकुलर होगा तो ये सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया पैरेलल है। जब ये पैरेलल होगा तो इनके दरमियान एंगल जीरो होगा, और कोस जीरो 1 होता है, ई ए इंटू 1 आ जाएगा और इसका जवाब ई ए आ जाएगा। साथ एक छोटा सा परपेंडिकुलर का साइन भी बनाया गया है। केस नंबर 2 है सरफेस इज फील्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब सरफेस की फील्ड पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड से तब क्या बनेगा। जिस तरह डायग्राम में देखिए सरफेस की फील्ड बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन वेक्टर एरिया तो उस एरिया के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर बनाया। इन दिस केस फ्लक्स वुड बी जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि वेक्टर एरिया ई ए कोस थीटा। अब जब परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 का आ जाएगा, कोस 90 जीरो होता है और इसका जवाब भी जीरो आ जाएगा। ई ए के साथ आपको दो लाइनें नजर आ रही हैं जो पैरेलल को शो कर रही हैं। उसके बाद है केस नंबर 3, सरफेस इज नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी सरफेस ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तब क्या होगा, इन दिस केस फ्लक्स इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो फ्लक्स ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। इट कैन बी गिवन एज फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ई ए कोस थीटा, यानी इनके दरमियान कोई एंगल नहीं होगा। उसके बाद एक एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट, एट व्हाट एंगल फ्लक्स इज हाफ इफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू। फ्लक्स किस टाइम हाफ होगा, जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब ये देखिए बहुत से बच्चों को ख्याल होगा कि 45 पे, क्योंकि 90 का हाफ 45 होता है, इस वजह से फ्लक्स मैक्सिमम होगा 90 पे। लेकिन हम अगर पीछे देखें तो यहाँ 90 जब एंगल है तो इसका आंसर तो फ्लक्स तो ज़ीरो आया। जब ये इसका एंगल ज़ीरो है तब इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आई है, तो ये आंसर इसका 60 पे होगा और 60 हमारे पास 0.5 जो कि
हाफ के बराबर होती है। उसके बाद इसी के आगे डिटेल है, एक लॉन्ग थ्योरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस के अंदर जो कि चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है। अब हम एक स्फीयर देखते हैं, स्फीयर की हर साइड बराबर होती है, यानी उसके ऊपर फ्लक्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एक स्केयर चाहिए, यानी एक डिब्बा चाहिए। तो हम सपोज करते हैं कि एक स्फीयर है, सर्कल है, जो कि बहुत सारे बॉक्सेस से मिलकर बना। तो ये बॉक्सेस एक स्केयर की फॉर्म में। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय यूजिंग फार्मूला। Electric flux is equal to E vector dot A vector, but this formula is only applicable to flat surface. ये सिर्फ flat surface पे applicable होता है। Let us divide whole sphere into small patches such as sphere into small patches. इसमें ये देखिए हमारे पास डायग्राम में एक स्फेयर है, लेकिन हमने इसको एक ही सिंगल छोटे पैच में डिवाइड कर दिया। इस तरह बहुत ज़्यादा पैच होंगे इसके, इस वजह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। Such that each patch is a flat surface. हर पैच की फ्लैट सरफेस होगी। सरफेस एरिया क्योंकि हम सिर्फ फ्लैट सरफेस पर ही फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ईच पैच इज delta A1, delta A2, delta A3 up to so on delta AN are the vector area normal to area of each patch, जो कि वेक्टर एरिया जो कि परपेंडिकुलर है नॉर्मल एरिया के। अब हमारे पास E1, E2, E3 up to so on En are the इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज थ्रू ईच पैच। वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज हैं जो कि हर पैच ही मौजूद हैं। आगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म नहायत ईजी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल किसके बराबर होगा? तमाम फ्लक्सेस के सम के, यानी कि जितने पैच होंगे उन सबको सम किया जाएगा तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। सो टोटल इज इक्वल टू 5 1 5 2 5 3 अप टू 5 n। अब 5 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये तो होती है E डॉट ए। अब E हमारे पास E1 है क्योंकि एक पैच ले रहे हैं, और डॉट ए एरिया हमारे पास ए हम ए एक पैच का ले रहे हैं इसलिए डेल्टा A1 हो गया। उसके बाद प्लस E2 से मुराद दूसरा पैच, डेल्टा A2 से मुराद दूसरा पैच, अब सो ऑन En से मुराद nth पैच यानी आखिरी वाला पैच, प्लस डेल्टा AN। नीचे हमने एक छोटा सा हिंट रखा है, E डॉट ए इज इक्वल टू EA कोस थीटा। इसी के मुताबिक फार्मूला खोल लेंगे तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 कोस 0 प्लस E2 डेल्टा A2 कोस 0। क्योंकि अगर हम डायग्राम में देखें तो सरफेस एरिया बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी उसी डायरेक्शन में होंगे। एंगल इनके दरमियान ये दोनों पैरेलल होंगे तो इनके दरमियान एंगल 0 होगा। इस वजह से यहाँ पे 0 आ रहा है, प्लस EN कोस 0। उसके बाद जब हम इनको सोल्व करेंगे कोस 0 तो 1 होता है, तो E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस अप टू सो EN डेल्टा AN। नीचे हिंट में लिखा हुआ है कोस 0 इज इक्वल टू 1 ताकि आपको गलत फहमी ना हो। उसके बाद अब हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है यानी टोटल इलेक्ट्रिक टोटल फील्ड लाइंस है वो तो बराबर है, यानी E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 अप टू सो EN इज इक्वल टू E। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, E डेल्टा E1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस अप टू सो E डेल्टा AN। अब इसके अंदर से E तीनों में आ रहा है, तीनों से कॉमन ले लेंगे, E कॉमन ले लिया, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू सो डेल्टा A3। अब E इंटू अब ये डेल्टा A1 A2 और एप्सिलॉन A3 तो टोटल सरफेस एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, यानी कि टोटल स्फेयर का जितना एरिया है, और स्फेयर का एरिया हमारे पास मैथ के अंदर फार्मूला है 4 पाई r का स्क्वायर, ये टोटल एरिया होता है। अब हम इधर से E की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई Q यानी कि चार्ज ओवर r का स्क्वायर। जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की 1/4 पाई मल्टीप्लाई Q ओवर r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है 4 पाई r स्क्वायर, कैंसिल आउट करके हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आएगा वो चार्ज ओवर ई नोट आ जाएगा, यानी एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। और आगे छोटा सा हिंट है, कैलकुलेटेड फॉर स्फीयर बट एप्लीकेबल टू ऑल क्लोज सरफेस, कि ये फार्मूला हर क्लोज सरफेस पर एप्लीकेबल होता है। उसके बाद ये कंक्लूजन यानी कि इसका आंसर क्या होगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड मीडियम। जब भी किसी
किसी क्लोज चीज़ के अंदर हम फ्लक्स को फाइंड करेंगे तो वो चार्ज और मीडियम पर डिपेंड करेगा। चार्ज और मीडियम कहाँ से आया? फार्मूले से। क्यू चार्ज को ज़ाहिर कर रहा है और एप्सिलॉन नॉट मीडियम को। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्रिक शेप। ये हर शेप यानी कि इसका कोई भी साइज हो सकता है। ये इंडिपेंडेंट है, ये शेप पे डिपेंड नहीं करता। साइज जो मर्जी हो, इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।